गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही मेरी? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे ये आवाज आ रही सभी को? यस या नो? मैसेज कर देगा। साउंड क्लियर है सर? ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? माइक सही कीजिए प्लीज। माइक तो मैंने स्पीकर का लिया हुआ है, आवाज नहीं आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी सभी को? ओके, स्टार्ट किया जाए फिर। ओके, स्टार्ट। थैंक यू। मेरा नाम आपका जो है कुमार ज्ञानेश, जैसे ज्ञानेश नाम है, कुमार प्रोफेशनली। जस्ट ए मिनट, पेन ले रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। टाइम दीजिए थोड़ा सा, पहला दिन है। हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे। जस्ट ए मिनट, जो स्लाइड्स आगे पीछे कहाँ से देख रहा हूँ। चलिए, तो मैं हम लोग जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी देखेंगे, एनवायरमेंट और इकोलॉजी देखेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी देखेंगे थोड़ा सा। तो
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, हमारे जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग 3 वर्ड यूज करते हैं, एक पर्यावरण, एक पारिस्थितिकी, और पहला वर्ड यूज करते हैं हम लोग पर्यावरण, दूसरा यूज करते हैं हम लोग पारिस्थितिकी, और तीसरा वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो है पारिस्थितिकी तंत्र। आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र, थोड़ा सा लिखने में 1-2 दिन रहेगा अभी। आपका जो तीसरा वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो है पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरा वर्ड हम लोग यूज करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तीनों में सबसे पहले अंतर देखते हैं। तो मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी लोग को जो है, राइट? और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप तो कोई रिप्लाई कर देंगे, मैसेज कर देंगे, मुझे पता चलते रहेगा, राइट? थोड़ा सा पहली क्लास है तो हाथ बैठने में टाइम लगेगा। आवाज कम तो कभी ज़्यादा आ रही है, आवाज कम तो कभी ज़्यादा, ओके, हो सकता है। चलिए, साउंड क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 3 वर्ड्स यूज कर रहे हैं। अब आ रही आवाज मेरी? अब आ रही आवाज मेरी? 3 वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, एक पर्यावरण वर्ड यूज करते हैं, एक पारिस्थितिकी वर्ड यूज करते हैं, और तीसरा वर्ड यूज करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये 3 शब्द यूज करते हैं। तो तीनों तो वैसे तो बोलचाल की भाषा में तीनों को हम लोग समान लेके चलते हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम तीनों शब्दों का अंतर समझेंगे कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, और फिर आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है। ये हम लोग पहले तीनों शब्दों में डिफरेंस देखेंगे। क्लियर है? आवाज गूंज रही है, ठीक है। मैं चेक करता हूँ आवाज क्यों गूंज रही है, उसके लिए तो मेरे पास ऑप्शन तो दिख नहीं रहा यहाँ पे। हो सकता है पास से बोल रहा हूँ, हेडफोन यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे ही आपका लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से साउंड इज नॉट क्लियर। कोशिश करता हूँ मैं आपका जो है आवाज ठीक करने की, दूर से थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता हूँ। अब आ रही आवाज मेरी? अब आ रही आवाज? वेट मिनट, अब आ रही आवाज मेरी? सर यूज माइक? नो, जस्ट वेट मिनट, मेरे पास तो माइक की जरूरत तो नहीं पड़ती है वैसे। ये वस्तु की आवाज जा रही, पंखा चल रहा है और तो कुछ नहीं। आइए पंखा, जस्ट मिनट। अब आ रही आवाज क्लियर? अभी मैंने पंखा बंद किया, पंखा चल रहा था। ओके, अब कोई गुंज, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है? ओके, थैंक यू। चलिए, तो पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ेगा, और एसी चालू करने का टाइम नहीं आया है। ठीक है, अब सही है। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि हम लोग बोलचाल की भाषा में 3 शब्द यूज करते हैं। बोलचाल की भाषा में जो है ये 3 शब्द यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहला वर्ड यूज करते हैं हम लोग पर्यावरण। सबसे पहला वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो है
पर्यावरण से पहला जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो है पर्यावरण। दूसरा वर्ड यूज करते हैं पारिस्थितिकी। दूसरा वर्ड यूज करते हैं हम लोग पारिस्थितिकी। और तीसरा एक वर्ड यूज करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। आपका एनवायरमेंट पहला वर्ड हो गया। इकोसिस्टम दूसरा वर्ड ले लेते हैं हम लोग। और तीसरा वर्ड ले लेते हैं हम लोग इकोलॉजी। तीसरा वर्ड जो लेते हैं हम लोग जो है इकोलॉजी। पहले तीनों का डिफरेंस समझेंगे ताकि आप लोग आगे हम लोग आगे पढ़ सके समझ सके ये शब्द आएंगे उसका मतलब क्या होता है। तो जब हम लोग सिर्फ पर्यावरण की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो पर्यावरण का मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। जब पर्यावरण की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर जो भी आवरण दिखाई दे रहा है, पृथ्वी के चारों ओर जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये आपका पर्यावरण कहलाएगा। पृथ्वी के चारों ओर देखा जाए तो जो भी आपको आवरण दिखाई दे रहा है, जो भी आपका सराउंडिंग्स है, पूरा का पूरा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो वैसे देखा जाए तो पर्यावरण में सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के चारों ओर देखेंगे तो आवरण की बात करें तो एक तो हमें प्राकृतिक चीजें दिखाई देंगी। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं हमारी जो है, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। पर्वत पठार, मैदान, नदी, घाटियां, ये सभी चीजें जो है, नदी, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाएंगे। और दूसरा जो है पर्यावरण में आज की डेट में जब हम लोग पर्यावरण वर्ड यूज करते हैं तो सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण ही नहीं लेते हैं, इसमें मानव निर्मित पर्यावरण भी अपने आप आ जाता है, क्योंकि मानव निर्मित पर्यावरण को हम लोग नहीं छोड़ सकते। मानव निर्मित पर्यावरण, यहाँ पे मानव निर्मित पर्यावरण का मतलब क्या है, मानव के द्वारा जो भी बनाई गई, जैसे आपने सबसे पहले इमारतें बनाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, सड़कें बनाए, रोड बनाए। फिर हम लोग कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य जो करते हैं वो भी मानव निर्मित पर्यावरण में आएगा। तो आज की डेट में यदि हम वर्ड यूज करते हैं पर्यावरण, तो हम लोग आज की डेट में पर्यावरण शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है पर्यावरण शब्द में प्राकृतिक पर्यावरण तो आएगा ही आएगा, मानव निर्मित पर्यावरण जिसको हम लोग सांस्कृतिक पर्यावरण वर्ड यूज कर सकते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण भी आ जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण भी आ जाता है, जिसमें जो भी मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य है, कृषि से लेकर के आपका जो है, जो हमारे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो चीजें सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है आप लोग को जो है, ऐसी या नो जल्दी बताएं फटाक से। कोई समस्या तो नहीं आ रही है सुनने में या लिखने, जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखने में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला वर्ड हमने यूज किया पर्यावरण। हम सबके काम बने वाला हमें कोई ना काम करेगा म्यूट कर लीजिएगा भाई आप लोग जितने लोग हैं। माइक चालू है। हेलो जी बताएं। चलिए सभी लोग अपना माइक बंद कर लेंगे। दूसरा हम लोग वर्ड आते हैं आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र की। दूसरे शब्द की बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से पहले अब तंत्र का मतलब समझिए। तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग जो है। दूसरे पेज में जाना चाहें तो क्लियर कर देते हैं। तो दूसरा सबसे पहले दूसरा वर्ड हम लोग समझते हैं तंत्र। तंत्र पहले समझते हैं, तंत्र का मतलब क्या होता है। तंत्र का मतलब होता है आपका दो या दो से अधिक तत्वों का समूह। तंत्र का मतलब क्या होता है आपका जो है, दो या दो से अधिक तत्वों का समुच्चय या समूह, जो आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। दो या दो से अधिक तत्व, इनका समूह जो होता है, समुच्चय जो होता है, जो आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सिस्टम या तंत्र वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे सिस्टम का मतलब आपका, जैसे मानव शरीर, जैसे मानव शरीर क्या है,
मानव शरीर एक तंत्र के रूप में काम करता है। मानव शरीर जो है एक तंत्र के रूप में काम करता है। यहाँ पे समझिए आप लोग, मानव शरीर जो है एक तंत्र के रूप में काम करता है। कैसे कार्य करता है कि मानव शरीर का कोई भी अंग जो है स्वतंत्र नहीं है, वो सभी आपस में क्या इंटर रिलेटेड है। सभी के सभी जो मानव के जो पार्ट है वह क्या आपका जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, इंटर रिलेटेड है, आपस में संबंधित, अंतर संबंधित है। आजी बात समझ में। तो इस तरीके से देखा जाए तो तंत्र का मतलब है दो या से अधिक तत्वों का समूह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका तंत्र कहते हैं। तो इसी तरह हमारा जो पर्यावरण है, जो भी हमने देखा पर्यावरण, तो पर्यावरण में जितनी भी चीजें हैं, पर्यावरण में जो है जितनी भी चीजें हैं, पर्यावरण में, पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार की चीजें मिलेंगी। एक तो जीवित, पर्यावरण की जब बात करते हैं हम लोग तो पर्यावरण में दो प्रकार की चीजें मिलती है आपके जो, एक तो जीवित, जीवित जीव है हमारे पास। जीवित में फ्लोरा एंड फौना दोनों आ जाएंगे, पेड़ पौधे वनस्पति सभी आ जाएंगे, जीव जंतु सभी आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और जीव जंतु भी आ जाएंगे, सभी आ जाते हैं। तो और दूसरा इसको हम लोग कहते हैं बायोटिक एलिमेंट, जैविक तत्व कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके जितने भी जीवित तत्व है हम लोग जोग्राफिकल एनवायरमेंटल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जैविक। हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है जैविक तत्व कहेंगे, हम लोग कहते हैं आपका जैविक तत्व। दूसरा पर्यावरण में इसके अलावा जो चीजें पाई जाती है वह उसको हम लोग जो अजीवित चीजें हैं, भी चीजें बच जाती है वो पूरे क्या अजीवित है, जैसे खनिज संसाधन, सूर्य का प्रकाश, पानी, वायु, ये सब क्या है अजीवित है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका अजैविक तत्व कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है अजैविक तत्व कहेंगे। ये जो पर्यावरण में चीजें पाई जाती है जैविक और अजैविक, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। ये आपस में क्या है, संबंधित है, अंतर संबंधित है। सभी के सभी क्या आपका जो आपस में जुड़े हुए, यहाँ पे जो है दोनों के बीच में अंतर संबंध पाया जाता है। पर्यावरण में जितनी भी चीजें हैं इनके बीच में क्या पाया जाता है, आपका जो है अंतर संबंध पाया जाता है। तो इस अंतर संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो अंतर संबंध को ही हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अंतर संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, आपके जो है पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब पर्यावरण के जो जैविक तत्व है और अजैविक तत्व है के बीच में जो अंतर संबंध पाया जाता है, इनके बीच में जो है जो अंतर संबंध पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है अभी, थोड़ा सा लिखने में मतलब हैंड राइटिंग नहीं पता आप लोग को दिख रही है, साफ दिख रही दिख रही है तो मेरी आवाज आ रही साफ। दूसरा जो मैं लिख रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा हैंड राइटिंग उतनी साफ अभी नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के पेन में सबका अलग अलग रहता है आपका जो है। ये स्लाइड्स भी मेरी पता नहीं आगे पीछे नहीं हो रही है, स्लाइड्स लिया हुआ है वो, उसको देख के स्लाइड्स की आगे पीछे नहीं हो रही है उसको। जस्ट ए मिनट। ये स्लाइड्स ठीक है अब आ जाएंगे, लेकिन ये लिखा हुआ पेज अलग से रहता है। चलिए तो यहाँ पर आपका देखेंगे इकोसिस्टम के संदर्भ में जो जैसे मैंने तालाब परितंत्र लिया हुआ है, तालाब का जो है परितंत्र लिया हुआ है। इस डायग्राम से देख सकते हैं हम तालाब की बात करें या फिर किसी स्थलीय भाग की भी बात कर सकते हैं। तो ये जैविक तत्व हो गए आपके, जितने भी जीवित चीजें हैं वह क्या हमारी जो है जैविक तत्व में आ जाएंगी। लिटिल बिट अंडरस्टैंड। ओके मैं कोशिश करता हूँ पूरा समझाने की आप लोग को। ये आया था फिर गायब हो गया। ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा है, सभी लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखेंगे तो
ये जो चीजें हैं पानी के अंदर, तो ये सभी के सभी किसमें आ गए? आपकी जैविक तत्व, जीवित चीजों में आ गई आपकी जो है, किसमें आ गया आपका जो है? जैविक तत्वों में आ गया। इसमें आ गया आपका जो है जैविक तत्व। तो जितनी भी चीजें हैं ये आपके जैविक तत्व है। अब ये जो जैविक तत्व है ये डिपेंड किस पर है? जल। जल क्या है? ये अजैविक तत्व हो गया। इस जल में जितने भी पोषक तत्व है, ये सभी पोषक तत्व जो है ये किस में आ जाएंगे? आपके अजैविक तत्वों में आ जाएंगे। तो बिना इन अजैविक तत्वों के सूर्य का प्रकाश किस में आ जाएगा? आपका अजैविक तत्वों में आ जाएगा। राइट। तो ये बिना अजैविक मतलब जो जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, बिना अजैविक तत्वों के क्या जैविक तत्वों का अस्तित्व संभव होता? पॉसिबल नहीं है। आपका जो है तो ये दोनों आपस में क्या अंतर संबंधित है। इस अंतर संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। हिंदी में आज की डेट में शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, पारितंत्र वर्ड यूज किया जाता है। पारितंत्र का मतलब भी पारिस्थितिकी तंत्र से है। तो यहाँ पर पर्यावरण का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। जो पृथ्वी के चारों जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम इंडिपेंडेंट रूप से देख रहे हैं, स्वतंत्र रूप से देख रहे हैं। ये पर्वत है, ये पठार, ये मैदान, ये नदी है, ये जल है, ये मछली है, ये आपका जो है जानवर है, मनुष्य भी हम उसी का भाग है। ये एक पर्यावरण के रूप में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र शब्द यूज करते हैं, आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द यूज करते हैं, इकोसिस्टम वर्ड यूज करते हैं। आपका जो है जब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र वर्ड यूज करते हैं, तो जब भी तंत्र वर्ड यूज करेंगे तो समझ जाना कि हम लोग ये जो पर्यावरण में जितनी भी चीजें पाई जाती है उनके बीच अंतर संबंध की बात कर रहे हैं। तो डिफाइन करेंगे हम लोग अलग से। अभी मैं आप लोग को सिर्फ तीनों शब्दों में अंतर बता रहा हूँ, उसके अंतर संबंध इंटर रिलेशन की बात कर रहे हैं। ये हो गया पारिस्थितिकी तंत्र। और इस पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज किसने किया था ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। पारिस्थितिकी तंत्र वर्ड है, इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम वर्ड को यूज किया था आपका जो है टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज किया गया है टांसले के द्वारा। एजी टांसले, एजी टांसले। ये कुछ छोटी मोटी एग्जाम में पूछता है। इकोसिस्टम वर्ड किसने यूज किया? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? उसका आंसर हो गया टांसले, एजी टांसले, एजी टांसले। राइट। अर्नेस्ट हेगल अलग में आएगा, इसमें बता रहा हूँ, उसमें भी आ जाऊंगा। अर्नेस्ट हेगल वाले में ही आ जाएगा आपका जो है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो आपका ट्रांसलेट नहीं किया है, अभी दूसरे वर्ड में आएंगे इकोलॉजी। यही में अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द जो हम लोग आएंगे अभी, इकोलॉजी क्या होता है उसमें आएंगे। तीन शब्द मैंने बताया था अभी, तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको अभी देखना है। राइट। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज है वह आपका इजी ट्रांसलेट नहीं किया था। अब तीसरा जो वर्ड मैंने बताया था इकोलॉजी, पारिस्थितिकी वर्ड, सिर्फ पारिस्थितिकी वर्ड कहते हैं हम लोग, या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी वर्ड या पारिस्थितिकी विज्ञान कह सकते हैं। इंग्लिश में है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी एक साइंस हो गया, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया, लॉजी लगा है तो एक विषय हो गया। इस विषय में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? आपका जो है इस पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो ये इकोलॉजी शब्द जो यूज किया था वो अर्नेस्ट हेगल ने किया था। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन जिसको भी रहा होगा क्लियर हो गया आप लोग को। यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया था? आपका जो है इकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया था ये क्वेश्चन आएगा तो अर्नेस्ट हेकल आंसर होगा। इकोलॉजी ये वर्ड। राइट। और इसकी उत्पत्ति हुई आपकी जो है ओकियोस, ग्रीक शब्द है ओकियोस प्लस लॉजी प्लस लोगोस। ये ओकियोस जो वर्ड है आपका ग्रीक वर्ड है, उससे इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो नोट्स जो दूंगा उसमें मिल जाएगा आप लोग को। तो ये यहाँ पे हमने तीन शब्द यूज किया। पहला पर्यावरण,
जब हम लोग सिर्फ पर्यावरण कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण की बात होती है। जब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र वर्ड यूज करते हैं तो उनके अंतर संबंधों की बात करते हैं। पर्यावरण के जितने भी तत्व है, जितने भी चीजें पाई जाती है पर्यावरण में, उनके बीच में जो अंतर रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, उसकी बात करते हैं। और पर्यावरण में मुख्य रूप से दो प्रकार के तत्व मिलते हैं। एक जैविक, जैविक का मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर के पेड़ पौधे, वनस्पति, जो भी जीव जंतु सब आ जाएंगे आपका। और दूसरा है अजैविक। अजैविक का मतलब है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो बाकी जितनी भी चीजें जिसमें जीवन नहीं मिलता है, हवा में वायु के अंतर्गत आ गए, जल आ गया, सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, खनिज तत्व आ गए, सभी किसमें आ गए आपके जो अजैविक तत्वों में आ जाएंगे। तो ये जैविक और अजैविक तत्व आपस में क्या अंतर संबंधित है, क्योंकि जैविक तत्वों को जब तक अजैविक तत्व नहीं मिलेंगे तब तक जैविक तत्वों का अस्तित्व संभव नहीं है। तो उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। और इस इकोसिस्टम का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, हमारा जो है इकोलॉजी कहलाता है आपका। ये आपका पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका जो है पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। मेरे ख्याल से तीनों शब्दों में अंतर क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों का। तीनों शब्दों में अंतर क्लियर हो गया होगा, राइट। फिर आगे चले हम लोग अब कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देखेंगे। क्लियर है, ओके, थैंक यू। चलिए, इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं आपके जो है नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, एग्जैक्ट डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसमें आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग डिफाइन करते हैं, कोई भी एक निश्चित क्षेत्र, कोई भी एक इकाई क्षेत्र ले लेते हैं हम लोग। कोई भी क्षेत्र छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। एक इकाई क्षेत्र, इकाई क्षेत्र में कोई भी पर्यावरण, पृथ्वी का कोई भी एक इकाई क्षेत्र हो गया। इस इकाई क्षेत्र में, इस क्षेत्र में दो प्रकार की चीजें मिलती है। जैविक चीजें मिलती है, जैविक तत्व मिलते हैं, और दूसरा मिलता है अजैविक तत्व। दूसरा मिलता है आपके जो है अजैविक तत्व। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध पाया जाता है, जैविक और अजैविक तत्वों के बीच में, तो जैविक और अजैविक मैंने बता दिया आप लोग को क्या होता है। ये जो अंतर संबंध है, अर्थात ये आपस में एक दूसरे के से पूरी तरह संबंधित है। बिना अजैविक तत्वों के जैविक तत्वों का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए जैविक तत्व अजैविक तत्वों को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे पर क्या अंतर निर्भर है। इसी अंतर संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है इकोसिस्टम कहते हैं। इसी अंतर संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कोई भी वह इकाई क्षेत्र जहां पर पाए जाने वाले जैविक अजैविक तत्वों में अंतर संबंध पाया जाता है, इंटर रिलेशन पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। अभी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, का आकार कुछ भी हो सकता है। पूरा का पूरा पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। हमारी जो पृथ्वी है एक इकोसिस्टम के रूप में काम करती है। हमारी जो पृथ्वी है वह एक इकोसिस्टम के रूप में क्या करती है, आपका काम करती है। क्लियर पॉइंट। दूसरा, पानी की एक बूंद भी जो है इकोसिस्टम के रूप में काम करती है। पानी की एक बूंद भी जो है, सबसे छोटा इकोसिस्टम के रूप में देखेंगे तो पानी की एक बूंद भी जो है ये इकोसिस्टम के रूप में क्या करती है, काम करती है, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में काम करती है। इस तरीके से इसका आकार कुछ भी हो सकता है। पृथ्वी जितना बड़ा हो सकता है, पूरे की पूरी पृथ्वी जो है इकोसिस्टम के रूप में है। और दूसरा, पानी की एक बूंद भी अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम है। अब घर में कोई भी एक पेड़ भी देखेंगे, एक पेड़ भी अपने आप में पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर ये पूरा का पूरा एक तंत्र के रूप में काम करता है। मानव शरीर जो है एक पूरा का पूरा तंत्र के रूप में काम करता है। और लेकिन इस तंत्र में भी, इस मानव शरीर एक पूरे तंत्र में भी कई तंत्र है। हमारा उत्सर्जन तंत्र अलग काम करता है, श्वसन तंत्र अलग काम करता है। ये तंत्र भी कई तंत्रों से मिलकर के बना है। आपका जो है
ब्रेन सिस्टम, मस्तिष्क तंत्र अलग काम करता है, ब्रेन सिस्टम हमारा जो है। इस तरीके से मानव शरीर में भी देखेंगे ये कई तंत्र इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं और इन सभी तंत्रों से जुड़ करके पूरा एक तंत्र बने, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव शरीर। सेम चीज यहाँ पर है कि पूरे पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र में पानी की एक बूंद भी पारिस्थितिकी तंत्र है और बड़ा से बड़ा समुद्र भी क्या है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र है। पूरा का पूरा स्थलीय विभाग भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र का जो आकार है वह कुछ भी हो सकता है, छोटा से लेके छोटा और बड़ा से लेके बड़ा। ये बात समझ में यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को? इकोसिस्टम होता क्या है? कोई भी वह इकाई क्षेत्र है जहां पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति और अजैविक तत्वों के बीच में अंतर संबंध पाया जाता है। क्या कम शब्दों में लिखना चाहेंगे तो जैविक अजैविक तत्वों के बीच में अंतर संबंध पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को? यस या नो, जल्दी बताएं फटाक से। इसका नोट्स मिल जाएगा, तो नोट्स में जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। ओके, अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में। हम लोग आते हैं आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में, कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में आते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार, इसमें आते हैं। चलिए, स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? थोड़ा सा मैंने लाइट कम किया है, आँख में चुभ रहा था। सबसे पहले हम उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा है आपका जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। आपका जो है सबसे पहले हम पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्थल पे पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा जल पे पाया जाना पारिस्थितिकी तंत्र। स्थल पे फिर से इसके सभी इंडिपेंडेंट रूप से पर्वतीय पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो गया, पठारी पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो गया, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो गया, नदी घाटी पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो गया। इस तरीके से स्थल के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, नदी वाला तो जल में भी आ जाएगा, इसमें नदी को हटा दीजिएगा। तो जितने भी ये पर्वत पठार मैदान सभी चीजें दिखाई दे रही, घास का मैदान, पेड़ पौधे कहीं पे पूरा फॉरेस्ट, कहीं पे थोड़ा सा घास है, वो भी सब क्या है आपके जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के भाग हो गए। ये हो गया स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक फ्रेश वाटर, मीठे पानी का, और दूसरा जो है जलीय खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, सेलाइन वाटर। मीठे पानी को फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं कि स्थिर और गतिशील। स्थिर में आपका झील, तालाब सब आ जाएंगे, और गतिशील में आपका नदी, झरने ये सब आ जाएंगे। इसको गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र में मीठे में रखेंगे। खारे पानी में सबसे बड़ा तो हमारा समुद्र ही है। इसके अलावा खारे पानी की झील भी होती है। खारे पानी की हमारी क्या होती है आपकी जो है झीलें भी होती है। खारे पानी की झीलों में जो तटीय क्षेत्र में होते हैं उसको हम लोग लैगून झीलें कहते हैं। तो आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो लैगून झीलें क्या होती है पता होगा। फिर भी किसी को नहीं पता है लैगून झील तो पूछ सकता है, फिर आगे चलेंगे हम लोग। लैगून झील क्या होती है, कौन बताएगा? लैगून झील जो है आपका, बताएं कोई भी स्टूडेंट्स जो भी जुड़े हुए हैं लैगून झील के बारे में
या तो पता होगा या नहीं पता होगा, तो पता है तो आई डोंट नो। नीरज सागर, स्तरीय क्षेत्र, स्तरीय मतलब समुंदर से पानी, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, मान के चल रहा हूँ। तो लेगुन, ये वर्ड जो आपका आते रहेगा पूरा, लेगुन लेक। लेगुन झीलें जो होती है वह जो तटीय क्षेत्रों में जो है, जैसे भारत में चिल्का झील, यहाँ पर आपका चिल्का झील है उड़ीसा में, ये लेगुन झील का उदाहरण है। तो लेगुन झील मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगे? तटीय क्षेत्रों में। तो तटीय क्षेत्र में होता है क्या है कि समुद्र का पानी जो है क्या हो जाता है, स्थलीय भाग में आपका किसी कारण से बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका केरला में है वेमनाड लेक। जब इंडियन ज्योग्राफी आप लोग पढ़ेंगे तो ये सब झीलों के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। वेमनाड लेक केरला में, ये लेगुन झील का उदाहरण है। तो लेगुन झील को हम लोग कह सकते हैं कि समुद्र का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वह क्या होता है, स्थलीय भागों में आपका किसी कारण से, किसी मलबे के निक्षेप के कारण या प्रवाल प्रवालों के विकास के कारण ये क्या हो जाता है आपका जो है, स्थलीय भागों में इनक्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन पूरा का पूरा बंद नहीं होता है, इसका एक कोई ना कोई भाग जो है समुद्र से हमेशा ही जुड़ा रहता है। उन झीलों को हम लोग क्या कहते हैं, आपका लेगुन झील कहते हैं। जैसे चिल्का झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, और ये लेगुन लेक का उदाहरण है। ये आपका जो है लेगुन झील का उदाहरण है। इस तरीके से तो लेगुन एक आपका हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्या बन सकता है, प्रीलिम्स में ये बन सकता है निम्न में से कौन सा खारे पानी या सलाइन वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल है। जब लेगुन के बारे में सिर्फ लेगुन झील नहीं लिखेगा, सिर्फ लेगुन लिख देगा। जब लेगुन के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, झील लिखना जरूरी नहीं है। ये लेगुन के बारे में। उसी प्रकार खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में एस्चुरी वर्ड भी आता है। एस्चुरी, एस्चुरी क्या होता है, कोई बताएगा? एस्चुरी इंग्लिश वर्ड है ESTUARY। हिंदी में ज्वारनद मुख भी कहते हैं। हिंदी में जो है इसको ज्वारनद मुख भी कहते हैं। एस्चुरी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एस्चुरी क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है? क्योंकि एस्चुरी ये एक कॉमन वर्ड है जो आप लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अभी? आप लोगों ने जो है ज्योग्राफी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन आता है कि भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जैसे नर्मदा ताप्ती, आपका जो है एस्चुरी बनाती है। खारे जल से संबंधित तो है, खैर ठीक है। तो एस्चुरी को हम लोग डिफाइन करते हैं, एस्चुरी को हम लोग कहते हैं कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है, आपका जो है एस्चुरी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है, आपका जो है एस्चुरी कहा जाता है। तो परिभाषित इस तरीके से किया जाता है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती, के मुहाने को क्या कहा जाता है, आपका जो है एस्चुरी कहा जाता है, ज्वारनद में, क्योंकि समुद्र का पानी इसमें भी मिलते रहता है। इसलिए भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो गया। खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेगा, कभी ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जलीय खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, या मीठे पानी का है, स्थिर है या गतिशील है। एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से कभी कुछ एग्जाम्स में बनते रहता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार ये समझ में आ गया होगा आप लोगों सभी को जो है कि अब कहीं पर भी आपका कोई वर्ड यूज होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। विच रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा, बहुत सारे एग्जांपल्स है। इंडिया में नर्मदा, ताप्ती और जितनी भी पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां हैं
आपका जो डेल्टा नहीं बनाती है। उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती, 3-4 कारण उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है डेल्टा क्यों नहीं बनाती। जैसे यहाँ पे आपका है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, राइट। और जितने भी पश्चिमी घाट से छोटी नदियां निकलती है वो भी डेल्टा नहीं बनाती है। बहुत सारी नदियों के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग को जो है सबसे पहले ये समझ में आ गया कि इकोसिस्टम क्या होता है। एक बेसिक जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, इकोसिस्टम हम लोग किस तरीके से विभाजित करते हैं, किस तरीके से स्थलीय और जलीय के रूप में देख सकते हैं। ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, हाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली कहा मैंने, तो पश्चिम की ओर आपका अरब सागर ही है। तो दोनों ही सही है, मैं भी सही हूँ भाई और आप लोग भी सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक और उसकी कार्यप्रणाली की। इकोसिस्टम जो है कार्य कैसे करता है, अभी हम लोग जो देखेंगे आपका पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो यहाँ से कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो घटक का मतलब यहाँ पे तत्वों से ही है। तो फिर से पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका जैविक घटक, इंग्लिश में वर्ड याद रखिएगा बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा अजैविक घटक। इसकी मैंने स्लाइड लिया हुआ, स्लाइड देखते हैं हम लोग। अजैविक घटक और बायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों घटकों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी। तो थोड़ा सा मैं स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ, तो स्लाइड यहाँ पे देखना पड़ेगा कि स्लाइड कैसे आती, कभी आ जाती कभी नहीं आती। ठीक है, ये इकोसिस्टम का उदाहरण हो गया। ये खड़ी अवस्थित बात बताऊंगा लास्ट में। यहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं, आपका दिखाई दे रहा स्लाइड जो है आपका। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, राइट, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ऊर्जा घटक को अलग से हमने क्यों लिया उसको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऊर्जा घटक का भी साइड रख लीजिए। ऊर्जा घटक ये जैविक घटक का ही भाग है, लेकिन इसको हम लोग अलग घटक के रूप में क्यों लेते हैं। देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक है, दो मुख्य घटक है, जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक, राइट। इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो जैविक का मतलब समझ गए होंगे, अभी जस्ट मैंने बताया। जैविक का मतलब जितने भी जीवित चीजें इसमें अंतर्गत आ जाएंगी आपका, जो जितने भी जीवित जीव जंतु वनस्पति सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी आपका। जितने भी जीवित चीजें हैं सब इसमें अंतर्गत आ जाएंगी। अब अजैविक का मतलब इसमें अजीवित चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए जैविक घटक को हम लोग फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं, राइट। इसको ज्यादा बेटर है कि फ्लो चार्ट्स बना के बता दूं, आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। कि ये लिखा रहता है तो दिमाग में उतना अच्छे से जाता नहीं है। तो हम लोग जो है फ्लो चार्ट्स में ही देखते हैं। हाथ से लिख करके बना दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को सबसे पहले हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक जैविक घटक जो अभी हमने देखा,
लिखते रहो तो आपका ध्यान रहेगा, तो याद अच्छे से होता है। बायोटिक स्लाइड्स में सिर्फ दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन उसको देख करके पढ़ाने के लिए मुझे उतना पसंद नहीं है, जब तक कि मैं खुद से लिखता नहीं हूँ। लिखता हूँ तो लगता है कि समझ ज़्यादा अच्छे समझाया जा सकता है। अबायोटिक दो घटक। अब इस जैविक घटक में समझ में आ गया होगा, जितने भी जीवित चीजें वो सब आ जाती है। अब इस जैविक घटक को हम लोग फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्वपोषी। स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, इंग्लिश वर्ड है इसका जो है ऑटोट्रॉप्स। और दूसरा है आपका परपोषी। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है आप लोग को? थोड़ा सा एक दो दिन में और अच्छी हो जाएगी। सभी टेप का अलग अलग रहता है। हेट्रोट्रॉप्स, राइट। ये दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको स्वपोषी और हेट आपका जो है परपोषी। इसको हम लोग दो भागों में भी इसको भी डिवाइड करेंगे, कार्बनिक एंड अकार्बनिक। कार्बनिक इंग्लिश वर्ड है ऑर्गेनिक, और दूसरा है आपका अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं घटक को, जैविक और अजैविक। क्लियर हो गया होगा पॉइंट? उसके बाद हमने इन दोनों को फिर से अलग अलग भागों में डिवाइड किया। स्वपोषी मतलब नाम से ही क्लियर है। स्वपोषी का मतलब हो गया जो खुद का पोषण करता, स्वयं का पोषण करता, मतलब स्वयं के लिए खुद भोजन बनाता हो। पृथ्वी पर स्वयं के लिए भोजन बनाने वाले ओनली एंड ओनली क्या है आपके जो ग्रीन प्लांट्स है। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उत्पादक, या सिर्फ उत्पादक भी कह सकते हैं, या प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक सबसे पहले उत्पन्न करने वाले, उत्पादन करने वाले हमारे हैं स्वपोषी प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और इसमें कौन आएगा आपका जो ओनली ओनली ग्रीन प्लांट्स आएंगे। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। स्वपोषी का मतलब, एशियानो जल्दी फटाक से कोई रिप्लाई दे देंगे मुझे, राइट। स्वपोषी का मतलब जो स्वयं का पोषण करते हो। तो स्वयं का पोषण पृथ्वी पर कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। वही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सबसे पहले भोजन बनाने का काम करते हैं। बाकी सब हम लोग खाने वाले सभी लोग जो है परपोषी में आएंगे। परपोषी का मतलब समझ में आ गया होगा, जो दूसरों पर निर्भर रहते। पर मतलब दूसरा, दूसरों पर निर्भर रहते अपने पोषण के लिए। तो हम लोग फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, और दूसरा है आपका अपघटक। आपके जो है अपघटक, डिकम्पोजर्स। और उपभोक्ता तो जानते हैं कंज्यूमर्स। फिर से उपभोक्ता को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। उपभोक्ता का मतलब हो गया जो दूसरों पर निर्भर रहेगा, हम लोग उपभोक्ता है। तो फिर से हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पे उत्पादक था, यहाँ पे हम लोग उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा आपका जो है ग्रीन प्लांट्स आएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा आपका जो है ग्रीन प्लांट्स, सॉरी 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 शाकाहारी जानवर आएंगे। कौन आएंगे आपके जो है शाकाहारी, जितने भी शाकाहारी जानवर है, गाय बैल बकरी, ये सब किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राइमरी कंज्यूमर्स में। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे। कौन क्लियर है ये वाला? दूसरा जो है पॉइंट, द्वितीयक उपभोक्ता।
द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें मांसाहारी आएंगे, नाम से क्लियर है आप लोग का, मांसाहारी। मांसाहारी बहुत सारे होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता में वे मांसाहारी आएंगे जो शाकाहारी को खा करके जीवित रहते हैं। हम लोग और तीसरा वर्ड यूज करते हैं तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी। तृतीयक उपभोक्ता में जो आते हैं उसको हम लोग कहते हैं उच्च मांसाहारी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी और मांसाहारी में क्या डिफरेंस है बताएगा? हाई कार्निवोर्स, इन कार्निवोर्स में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आपको प्राथमिक उपभोक्ता समझ में आ गया, शाकाहारी है। द्वितीय उपभोक्ता समझ में आ गया होगा, शाकाहारी को खा के जीवित रहने वाले मांसाहारी है। और तृतीय उपभोक्ता हम लोग कहते हैं उच्च मांसाहारी। तो उच्च मांसाहारी में उसको रखा जाता है जो सभी को मार के खा सकता है, लेकिन उसको मार के कोई नहीं खा सकता है, जैसे शेर, तेंदुआ, चीता, ये उच्च मांसाहारी में आते हैं। बाकी जो मांसाहारी है जैसे आपका भालू हो गया, सांप हो गया, ये मांसाहारी में जरूर आएंगे, लेकिन इसको मार करके भी उच्च मांसाहारी खा सकते हैं। उच्च मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता में हम उनको रखते हैं, ठीक है, चीता, गिद्ध। हम लोग उच्च मांसाहारी में उनको रखते हैं जिनको मार करके और कोई नहीं खा सकता है, जिनको मार करके सामान्यतः कोई नहीं खा सकता है, तो वो उच्च मांसाहारी में आ जाएंगे, थर्ड उपभोक्ता में आ जाएंगे। द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता में अंतर क्लियर हो गया होगा, मांसाहारी और उच्च मांसाहारी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए ओके, ये हो गया आपके उपभोक्ता में तीन प्रकार के उपभोक्ता, राइट। जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकता है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो फिर हम लोग क्या चलेंगे, आपका आगे चलेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट डाल करके, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है मतलब शाकाहारी जानवर है, उसको द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है, द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट डाल करके एक पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग, जो है जो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जानवर है, इसको द्वितीयक उत्पादक, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, राइट। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये प्राथमिक उत्पादक, तो हमारे प्राथमिक उत्पादक कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स ही होंगे, इसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पादन करने का काम कौन करते हैं? आपका ये स्वपोषी ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं। लेकिन जो शाकाहारी जानवर है उसको द्वितीयक उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आगे के खाद्यान्न श्रृंखला के लिए, मांसाहारी जानवरों के लिए उत्पादन का काम कौन करता है? शाकाहारी जानवर करते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक उत्पादक में रखा जाता है। सर्वाहारी, सर्वाहारी एक अलग कैटेगरी है, जैसे मानव है या जो कुत्ता है, तो कुत्ता घास, कुत्ता जो है आपका शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। जैसे जानवरों को जो दोनों खाते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी में हो गया उपभोक्ता में, जो दोनों के संदर्भ में देखा जाए तो एक अलग कैटेगरी बना देते हैं उसको, जो सर्वाहारी करके। शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी हो गया और लास्ट में दोनों खाते उसको सर्वाहारी कहते हैं। लेकिन खाद्यान्न श्रृंखला में सर्वाहारी को हम लोग कहीं भी कंसिडर नहीं करते हैं। मुख्य रूप से खाद्यान्न श्रृंखला में, खाद्यान्न जाल में तीन शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी को लेकर के चलते हैं। मानव भी सर्वाहारी में आता है, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ये द्वितीयक उत्पादक क्लियर हो गया पॉइंट, ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक उत्पादक किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। ये परपोषी में हो गया हमारा, परपोषी में हम दूसरे पर निर्भर है। और उसी में परपोषी में अपघटक, अपघटक जानते हैं आप लोग, जब सभी जीव जंतु वनस्पतियां मर जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म बैक्टीरिया, कवक,
सब किस में आएंगे आपके अपघटक में आएंगे, जो फाइनली क्या करते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको सड़ा गला करके फिर से पर्यावरण में मिला देते हैं। इसलिए अपघटकों को कहा जाता है प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। क्या कहते हैं आपका जो है प्रकृति का मेहतर। मेहतर एक जाति से संबंधित उद्बोधन है, तो साफ सफाई का काम करती भारतीय समाज के संदर्भ में। उसी कंटेक्स में अपघटकों को प्रकृति का मेहतर कहा गया। साफ सफाई का काम यदि अपघटक न हो तो डेफिनेटली अपघटक भी नहीं होंगे, तो हमारा जो पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो भी संभव नहीं होता। इतनी सारी बदबू ही बदबू, सब तरफ बदबू ही बदबू दिखाई देती है, बदबू ही बदबू आपको सॉरी फील होता है आपका जो है। इस तरीके से प्रकृति का मित्र कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से एक घटक में जैविक घटक के बारे में जितनी भी चीजें मैंने समझाई आप लोग को वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यहाँ तक कोई परेशानी कोई समस्या है तो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी को है? नहीं है तो भी यस नो सर करके मैसेज कर दीजिए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। राइट, नो सर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऑल क्लियर सर, थैंक यू। अब हम लोग आते हैं जैविक घटक में। तो हम लोग किसमें आते हैं आपका जैविक घटक में। जैविक घटक में आने से पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अजैविक घटक में आते हैं, सॉरी। इसमें जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स आ जाएंगे, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सॉरी मटेरियल से वो आ जाएंगे। तो हम लोग फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं, कार्बनिक ऑर्गेनिक, और दूसरा है आपका अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक। कार्बन में कार्बनिक यौगिक में या कार्बनिक घटक में जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के यौगिक आते हैं। के अंतर्गत कार्बन के यौगिक आएंगे। जितने भी कार्बन के यौगिक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आदि के संयोग से बनते हैं या कार्बन के साथ अन्य कोई तत्व मिलता है के साथ बनते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए गैसेस नहीं आएंगे। जैसे आपका ग्लूकोज C6H12O6, इसी प्रकार ये हो गया ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये सब आ जाएंगे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला एक ही है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला थोड़ा बहुत सभी को पता होगा, C6H12O6, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोजन से बना हुआ है। इसको हम लोग किस में रखते हैं, कार्बन के यौगिक में रखते हैं। तो पृथ्वी पर ऐसे तत्व विद्यमान है, या सबसे पहले भोजन का जो निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, फ्रुक्टोज के रूप में होता है, फैट वसा का भी फार्मूला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में ही जोड़ करके होता है। आपके जो प्रोटीन सभी कार्बन के यौगिक में आते हैं। प्रोटीन सॉरी प्रोटीन नाइट्रोजन में आएगा, प्रोटीन को हटा देना। तो ये वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो हम लोग कार्बन के यौगिक में रखते हैं। रखते हैं आपका जो है कार्बन के यौगिक में। यहाँ तक समझ में आ रहा है। कार्बनिक पदार्थ में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रखेंगे। जितनी भी गैसें वह अकार्बनिक घटक में आएंगी। जितनी भी गैसें, चाहे वह CO2 हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे मीथेन हो, चाहे एथेन हो, ये सभी गैसें जो किस में आएंगी आपके जो है अकार्बनिक में आएंगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, इन कार्बनिक गैसों के साथ होता है। ये ध्यान रखिएगा। कार्बनिक घटक प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है, कार्बनिक घटक में निम्न में से कौन सा तत्व है या नहीं है, जितने भी कार्बन के यौगिक है वो आएंगे, कार्बन की गैसेस नहीं आएंगी। तो ग्लूकोज आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, फ्रुक्टोज आएगा, सभी चीजें आ जाएंगी। राइट, ये
कार्बनिक घटक में आएंगे। और बाकी जितने भी चीजें बच गई, अजीवित जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश या ऊर्जा, ऊर्जा जो है ये अकार्बनिक अजैविक घटक में आता है, ये ध्यान रखिएगा, अजैविक घटक में ही ऊर्जा आता है। लेकिन इस ऊर्जा घटक को हम लोग तीसरा घटक भी मानते हैं, या कुछ एनवायरमेंटलिस्ट जो है, कुछ पारिस्थितिकी विज्ञानी तो तीसरा स्वतंत्र घटक के रूप में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि बिना ऊर्जा के, बिना सूर्य के प्रकाश से, बिना सूर्य की ऊर्जा के हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का कोई मतलब नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो अस्तित्व है वह बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। इसलिए इंपोर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा, तीसरा घटक किसको माना जाता है? वैसे देखा जाए तो मुख्य दो ही घटक है। ऊर्जा किसका भाग है? आपका अजैविक घटक का भाग है, अकार्बनिक में आएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, जल, सूर्य का प्रकाश ही हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, आप लोग जानते ही है। खनिज तत्व, जितने भी खनिज तत्व है सभी अकार्बनिक में आ जाएंगे, कार्बनिक तत्वों, कार्बनिक खनिज तत्वों को छोड़ करके। कोयला और पेट्रोल, इसमें कार्बन पाया जाता है। यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, कार्बनिक और अकार्बनिक में डिफरेंस समझ में आ गया। एशियानो जल्दी बताएं फटाक से। और दूसरा, ऊर्जा को हम लोग तीसरा घटक क्यों लेते हैं? ऊर्जा तीसरे घटक के रूप में ली जाती है, इसको भी आपको थोड़ा सा समझना है। तीसरा घटक कौन सा है? ये मत सोचिएगा सर ने दो ही घटक बताया, तीसरा घटक तो बताया नहीं। तीसरा घटक बताने के पीछे तीसरा घटक है ऊर्जा घटक। क्यों, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हो गया आपके कंपोनेंट्स। ये दो प्रकार के कंपोनेंट्स हो गए हमारे, जैविक एंड अजैविक, और उनके फिर से अलग अलग भाग हो गए। ये बेसिक जानकारी है। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है, मीन्स में भी कभी क्वेश्चन आ जाए या ऑप्शनल ज्योग्राफी रखोगे तो पढ़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है याद से, निम्न में से कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक है, कौन सा कार्बनिक घटक है, कौन सा अकार्बनिक घटक है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं या स्टेटमेंट दे सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सभी चीजें यहाँ पे आ सकती है। अब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे हम लोग, उसके कुछ कैसे कार्य करता है पारिस्थितिकी तंत्र, कैसे अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, उसके संदर्भ में पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो हमारा टॉपिक है आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं लिख लो, या पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली कह लीजिए, के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं या पारिस्थितिकी तंत्र कार्य प्रणाली। कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा प्रवाह वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, उसको देखेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, बता सकते हैं मुझे कोई? सभी लोग को समझ में आ गया यहाँ तक? यस या नो जल्दी बताएं फटाक से, हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, तो मैसेज यस से यस के थ्रू आ गया सबके पास। अब हम लोग आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं लिख लिए तो प्रीलिम्स मेंस या हम लोग फंक्शनिंग आप भी कहते हैं, तो विशेषताएं जो होंगी उसी विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र जो है कार्य करता है। कार्य प्रणाली, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे कार्य करता है? मानव शरीर की कार्य प्रणाली पूछेगा तो क्या लिखोगे? इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, ये दोनों चीजें इसको लगभग दोनों सेम आएंगी। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली का मतलब ये है, पारिस्थितिकी तंत्र कार्य कैसे करता है। मानव शरीर है तो मानव शरीर की कार्य प्रणाली, तो मानव शरीर एक पूरा जो है कैसे फंक्शनिंग करता है, कैसे अपने आप को जो है पैदा होने के पश्चात से लेकर मृत्यु तक
अपना जीवन यापन करता है, मानव शरीर जो है, उन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली का मतलब हो गया, फंक्शनिंग का मतलब हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार से आपका जो है कार्य करता है, फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता चुका हूं आप लोग को, एनर्जी साइकिल तो आई जाएगी। एनर्जी साइकिल में नहीं चलती है, ठीक है। एनर्जी जो है साइकिल में नहीं चलती है, एनर्जी फ्लो कहते हैं। एनर्जी साइकिल नहीं होता है, एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है। जो भी है क्या नाम है, चंदन कुमार। तो सबसे पहला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका अस्तित्व संभव होता है जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध से। जैविक और अजैविक घटकों के बीच में क्या पाया जाता है, घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है, इंटर रिलेशन पाया जाता है। और ये अंतर संबंध कैसे होता है, खाद्यान्न श्रृंखला के द्वारा होता है। खाद्यान्न श्रृंखला, फूड चेन एवं खाद्य जाल के द्वारा। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है देखेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है, फूड चेन एंड फूड वेब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो अंतर संबंध होता है जैविक अजैविक के बीच में, वह इस खाद्यान्न श्रृंखला के माध्यम से होता है, राइट। कि सबसे पहले पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, फिर शाकाहारी इसको खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, मांसाहारी को उच्च मांसाहारी खाता है, और इस तरीके से क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है कार्य करता है, उनके बीच में अंतर संबंध बना होता है, राइट। तो उसको हम लोग खाद्यान्न श्रृंखला अलग से देखेंगे अभी, इसमें खाद्यान्न श्रृंखला कैसे चलती है, खाद्य जाल क्या होता है। खाद्यान्न श्रृंखला में एक अपरद खाद्यान्न श्रृंखला देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, अपरद खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट कार्य प्रणाली में ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है आपका, जो ऊर्जा फ्लो के संदर्भ में, मैंने फिर से कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में 2 पॉइंट याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, चक्रीय नहीं होता है, जैसे एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है। एक दिशी का मतलब क्या है, एक दिशी का मतलब ये है कि सबसे पहले पेड़ पौधे ही भोजन बनाएंगे, इसको हम लोग पोषण स्तर फर्स्ट कहते हैं। पोषण स्तर फर्स्ट, पोषण स्तर फर्स्ट में आपका क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यही आपका क्या करते हैं, आपका जो है भोजन बनाते हैं। पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो पोषण स्तर फर्स्ट में कौन आते हैं, पेड़ पौधे, यही भोजन का निर्माण का काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। फिर यही पेड़ पौधों को खा के आपका ऊपर सेकंड पोषण स्तर में जो आते हैं शाकाहारी जानवर, थर्ड में आते हैं मांसाहारी जानवर, और फोर्थ में आते हैं आपका उच्च मांसाहारी जानवर। इस तरीके से जहां से ऊर्जा का प्रवाह किधर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। पेड़ पौधों से ऊर्जा का प्रवाह किधर हो रहा है, आपका जो है सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हुई, सूर्य की ऊर्जा को भोजन के रूप में पेड़ पौधों ने कन्वर्ट किया, और यही ऊर्जा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करती है, आपका जो है चलाती है। ये एक दिशी क्यों कहा गया, क्योंकि ये नीचे से ऊपर ही जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। साइक्लिक क्यों नहीं है, क्योंकि फिर से सूर्य में नहीं जाता है, सूर्य में जाता तो साइक्लिक कहते हैं हम लोग जो है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक दिशी होता है। और यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, जो किसी कमेंट के रूप में या फैक्ट्स के रूप में, कि सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का मात्र 1% जो है
मात्र 1% ये प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है। ये आपका मात्र 1%, ओनली 1% क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो ये डेटा याद कर लीजिएगा, किसी एग्जाम में आपका स्टेटमेंट हो चाहे फैक्ट्स हो, उसमें काम आएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह में पहला पॉइंट याद रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा ही एक दिशी होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। यहाँ तक पहला पॉइंट क्लियर है सभी का? ऐसे आनो जल्दी फटाक से बताएं। चलिए 2S मिल गया मुझे, तो 2S का मतलब बहुमत मान के चलता हूँ। कुछ लोग वोट देने जाते, कुछ लोग वोट देने नहीं गए होंगे, जो वोट देने गए उनसे मान चला जाएगा बहुमत मिल गया। 2 लोगों ने वोट दिया, दोनों वोट मेरे को मिल गए। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग सभी को? एक दिशी होता है। पहला पॉइंट याद रखना है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में, और ये फैक्ट्स याद रखना है। मैंने कहा 1% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही यूज होता है, और इस 1% ऊर्जा के द्वारा ही जो है, नीचे से स्टार्ट क्यों नहीं होते, मतलब नीचे से ही स्टार्ट क्यों नहीं होते? नीचे से मतलब नीचे से तो हो रहा है, पेड़ पौधे से हो रहा है। पेड़ पौधे तो भोजन बनाएंगे, पेड़ पौधे पृथ्वी पर कौन बनाते हैं? भोजन बनाने का काम यही करते हैं। नीचे से स्टार्ट क्यों नहीं होते? सोनिया मैं समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? चलिए, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता, पॉइंट क्लियर है आपका। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है आपको ऊर्जा प्रवाह के बारे में, वो याद रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वह ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम का अनुसरण करता है। द्वितीय नियम का अनुसरण करता है। इट फॉलोज द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह प्रथम और द्वितीय नियम का क्या करता है? अनुसरण करता है। तो पारिस्थितिकी ऊर्जा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है, न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट। तो एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है आपका जो है, ऊर्जा न तो आपका जो है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट। ऊर्जा का न तो उत्पत्ति होती है, न ही उसका विनाश। तो जानते होंगे आप लोग जो है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है। ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, जैसे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य प्रकाश हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गई हमारी जो है। इस प्रकाश ऊर्जा का, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा हो गई? आंतरिक ऊर्जा हो गई। आंतरिक ऊर्जा का पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कौन सी ऊर्जा हो गई हमारी जो है? रासायनिक ऊर्जा। यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का किसमें परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे सूर्य ऊर्जा का ना तो यहाँ पे कोई ऊर्जा, नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, नहीं कोई विनाश हो रहा है। सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए इसको कहा गया आपका जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुसरण करता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का क्या करता है? अनुसरण करता है। और द्वितीय नियम का भी करता है। द्वितीय नियम क्या कहता है, उस पर आएंगे हम लोग जो है। पहला नियम समझ में आ गया सभी बच्चों को? एसियानो जल्दी बताएं फटाक से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम
पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे लागू होता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे लागू होता है? क्लियर हो गया आप लोग को? 3 यस मिल गए, मान के चलता हूँ समझ में आ गया। नो मिलेगा तो फिर से समझाऊंगा। तो नो नहीं मिला मुझे कोई, फिर भी कोई नो वाला है तो बता सकता है भाई, ताकि बाद में। दूसरा नियम क्या कहता है उसमें आते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम ऊष्मागतिकी का ये कहता है कि जब भी कोई कार्य होता है, जब भी कोई कार्य होता है तो ऊर्जा का क्या होता है आपका, जो है ऊर्जा लॉस होती है, ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा लॉस होती है, राइट। या ऊर्जा क्षय हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई कार्य अवश्य हो रहा है, राइट। वाइस वर्सा, उल्टा दोनों याद रखें। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, बैठ कुछ भी नहीं करते, चुपचाप बैठे भी रहेंगे, ये बात अलग है, थोड़ा सा मोटे हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा जो हमने खाने के रूप में ली थी खत्म हो गई। वो ऊर्जा खत्म का हमने कोई शारीरिक कार्य तो नहीं किया, लेकिन बैठे बैठे ही हमारा शरीर जो बैठा तो है, लेकिन बैठे बैठे ही वो कहीं ना कहीं शरीर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, फंक्शनिंग तो कर ही रहा है। हमारी सांस चल रही है, राइट, बाकी सभी एक्टिविटीज हो रही है, तो उसमें भी तो ऊर्जा खर्च होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जो है कि हमारा शरीर कुछ ना कुछ कार्य होते हैं तो भी कार्य करते हैं, लेकिन कार्य की गति, कार्य की दर कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग, हमारा शरीर क्या होता है, सोने के दौरान 5-7-8 घंटे आपका रिलैक्स रहता है। रात में कम ऊर्जा लगती है, दिन में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन ऊर्जा खर्च तो होती ही रहती है। इस तरीके कहने का मतलब यही है, इकोसिस्टम में भी जो है, जो हर एक स्तर पे, जैसे पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे भी आपका जो है श्वसन क्रिया करते हैं, पेड़ पौधों का भी विकास होता है, छोटे से बड़े तक बढ़ते हैं, उनकी पत्तियों का, तनों का विकास होता है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो जितनी ऊर्जा पेड़ पौधे निर्माण करते हैं, उस पूरे ऊर्जा को आगे ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो 90% खुद खर्च करते हैं। 90% क्या करते हैं आपका, खुद खर्च करते हैं, 90% वहीं पे खर्च हो जाती है, पेड़ पौधों के विकास में, पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया के द्वारा खर्च हो जाती है। सिर्फ 10% आगे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। फिर अगले श्वसन स्तर में फिर से 90% इसका खर्च हो जाएगा, फिर 10% ट्रांसफर होगी सिर्फ, और फिर से इसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा ह्रास का नियम। सेकंड लॉ को क्या कहते हैं हम लोग, जो है ऊर्जा ह्रास का नियम कहते हैं। सेकंड लॉ को हम लोग कहते हैं ऊर्जा ह्रास का नियम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग क्या कहते हैं आपका, जो है ऊर्जा ह्रास नियम। इसका मतलब है कि हर एक स्तर पे, क्वेश्चन स्तर फर्स्ट, क्वेश्चन स्तर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हर एक स्तर पे जो है सिर्फ 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, बाकी 90% क्या होती है आपकी, जो है खर्च हो जाती है। तो कभी कभार एक क्वेश्चन दे सकता है, मान लेते हैं कि पोषण स्तर फर्स्ट पे 1000 कैलोरी ऊर्जा है, तो ये चौथे स्तर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे कितनी ऊर्जा की मात्रा पहुंचेगी, यहाँ पे कितनी ऊर्जा की मात्रा पहुंचेगी, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया। फर्स्ट स्तर पे, फर्स्ट पोषण स्तर पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 1000 कैलोरी ऊर्जा पेड़ पौधों के द्वारा निर्मित की जाती है, तो फोर्थ स्तर तक कितनी ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होगी, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर निकाल के बताएं जल्दी से, फटाक से। अरे 1% नहीं, मुझे कैलोरी में बताओ ना। 1000 कैलोरी बताया मैंने, ऊपर तक 1000 कैलोरी में कितना होगा,
1000 कैलोरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी कैलोरी पहुंचेगी, छोटे स्तर पे कितनी कैलोरी पहुंचेगी, जल्दी बताओ। 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या उससे कम। 10 कैलोरी। नहीं है सभी लोग, इसी बात है, इसमें 10% ट्रांसफर कर दो, 10% इसका कितना हुआ, ऊपर यहाँ पे 100 कैलोरी का 10% कितना हुआ, 100 कैलोरी यहाँ पे चला जाएगा, फिर इसका 10% कितना हुआ, आपका 10 कैलोरी चला जाएगा, और 10 कैलोरी का फिर से 10% कितना हुआ, 1 कैलोरी। 10वीं आंसर गलत, 1 कैलोरी आएगी यहाँ पे। राइट या मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ कि आप लोग सही हैं, जल्दी बताएं फटाक से। 1 कैलोरी आएगा कि 10 कैलोरी आएगा, ठीक है सोनिया, 1 कैलोरी, ठीक है मेरे हिसाब से भी 1 कैलोरी है। तो आगे समझ में, तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ देता है, पूछा हुआ है। क्वेश्चन स्तर 1 में यदि 1000 कैलोरी या जो भी अमाउंट देगा, कितनी कैलोरी विद्यमान है, तो क्वेश्चन स्तर 4 में या 2 में या 3 में कितनी कैलोरी ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, ये आंसर कैसे निकालना है, क्लियर हो गया आपका। ये ध्यान में रखना है, इसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा ह्रास का नियम। हम लोग क्या कहते हैं, आपका ऊर्जा ह्रास का नियम। तो यहाँ पे ह्रास क्या हो रहा है, लॉस की हो रही है एनर्जी जो है, क्योंकि कोई ना कोई कार्य हो रहा है, श्वसन क्रिया हो रही है, गतिविधि हो रही है, ये बढ़ते। यहाँ पे तो याद क्या रखना है आप लोग को जो है, तो यहाँ पे याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ, बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की मात्रा क्या होती है आपकी जो है, घटते जाती है। इसीलिए यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि 1 किलोग्राम पालक भाजी, शाकाहारी लोग हैं, और 1 किलोग्राम चिकन खाने वाले लोग, नॉनवेज, किसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। कोई व्यक्ति 1 किलो पालक खाता है और 1 किलो चिकन खाता है, दूसरा व्यक्ति, एक दोनों एक साथ नहीं खा सकता, ठीक है, हो सकता है खाने वाले तो भी खा लेंगे। किसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, किसको ज्यादा कैलोरी मिलेगी, पालक वाले को, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है कैलोरी की मात्रा कम होती है। हाँ प्रोटीन भले ज्यादा मिलेगा, उसमें बात अलग है, लेकिन ऊर्जा की कुल ओवरऑल मात्रा देखेंगे तो पालक वाले को मिलेगी। इसलिए कहा जाता है यदि विश्व में जो वेस्टर्न कल्चर मांसाहारी वाला है, यदि मांसाहार वेस्टर्न कल्चर जो शाकाहारी को अपना दे, तो आधी खाद्यान्न समस्या विश्व की सॉल्व हो जाएगी। विश्व में आधी खाद्यान्न समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक आपका जो जैसे विश्व में या अमेरिका में या विकसित देशों में जो है वेस्टर्न कल्चर में, एक पोर्क एक पोर्क को पालने के लिए मान लेते 1000 क्विंटल मक्का खिलाया जाता है वहां पे। एक पोर्क जो है छोटे से लेके बड़ा करने तक के लिए लगभग 1000 किलोग्राम, तो बहुत कम बोला है मैंने, इससे ज्यादा खिलाना पड़ता होगा। और इस एक पोर्क जब विकसित हो जाता है, इस एक पोर्क से कितने लोग का पेट भरेगा, मान लेते 50 लोग का। 1000 किलोग्राम मक्के से कितने लोग का पेट भरेगा, कम से कम 1000 लोगों का भरेगा। इस तरीके से देखा जाए तो यदि ये लोग और खाना छोड़ करके सिर्फ मक्का खाने लगे, इस 1000 किलोग्राम मक्का को कहीं ट्रांसफर कर दे, आयात निर्यात कर दे, तो वहां के लोगों का पेट भर जाएगा। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, सिर्फ मक्का इसलिए उगाया जाता है जानवरों को खिलाने के लिए, मक्का उगाया जाता है जानवरों को खिलाने के लिए। इतने बड़े क्षेत्र में जो मक्का उगाया जाता है, उससे पूरे अफ्रीका का पेट भर सकता है, पूरे अफ्रीका का पेट भर सकता है, यदि मक्का का यूज शाकाहारी रूप में सीधा किया जाए तो। इसीलिए कहा जाता है कि यदि विश्व में अधिकांश लोग शाकाहारी हो जाए, तो खाद्यान्न समस्या जो है पूरे विश्व में कई देशों में वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन कोई अपना टेस्ट क्यों चेंज करेगा। तो यहाँ पर ये उष्मा ऊर्जा का उष्मागतिकी का नियम समझ में आ गया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है, कोई भी किसी भी प्रकार, देखो एक सब क्वेश्चंस क्या आएंगे यूपीएससी में, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। जैसे यही स्टेटमेंट दे दिया, यदि मान लेते हैं कि विश्व के अधिकांश लोग शाकाहारी हो गए, तो इससे खाद्यान्न समस्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खाद्यान्न समस्या सॉल्व हो जाएगी, खाद्यान्न समस्या बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज सोचेंगे कि नोट में क्या है, नोट में ये है
बढ़ते पोषण स्तर के साथ, बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटते जाती है। बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की मात्रा क्या होती है आपकी, जो है घटते जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ये हो गया आपका जो है ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह के रूप में। यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब यहीं पर एक स्टेटमेंट और देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी क्लास खत्म करेंगे। स्टेटमेंट को बताना सही है गलत। कथन आपका मान लेते एग्जाम में पूछा गया या एग्जाम में दिया गया, मान लेते हैं। तो मैंने एक पॉइंट तो बता दिया, दूसरा पॉइंट लिखिए बढ़ते पोषण स्तर के साथ। दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दोनों में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पहला ये हो गया बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की मात्रा घटते जाती है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा ह्रास की दर में कमी होती है। इन दोनों स्टेटमेंट में दोनों सही हैं या एक सही है, दो गलत है, दो सही है, एक गलत है, या क्या आंसर होगा बताएं। एक और दो दोनों सही है, बी एक सही है, सी दो सही है। मैंने क्वेश्चन दिया है और ये समझने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं इसके स्टेटमेंट के रूप में दिया दोनों सही है। इसलिए दोनों सही होता तो मैं देता ही नहीं। पहला तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऊर्जा की मात्रा घटते जाती है, अभी देखा हमने, नीचे 1000 कैलोरी है तो ऊपर पहुंचते पहुंचते 1 कैलोरी हो गई। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये आपका जो है स्टेटमेंट गलत है। कमी के जगह पे ऊर्जा ह्रास की दर, ऊर्जा ह्रास का मतलब समझ रहे, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी जो है कमी नहीं होती, बढ़ते जाती है, इसमें वृद्धि होती है। क्यों, कैसे समझिए। अब जो शाकाहारी जानवर है निचले पोषण स्तर में, इसको अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक दूसरा मांसाहारी है, इस दूसरे मांसाहारी को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शाकाहारी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि मांसाहारी शाकाहारी से कम मेहनत करनी पड़ेगी, बताएं। इसका आंसर वैसे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि शाकाहारी को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है या मांसाहारी को। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या दिया आप लोगों ने। मांसाहारी को, ठीक है, मांसाहारी को ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मांसाहारी को अपना भोजन पकड़ने के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी, है कि नहीं है। लेकिन शाकाहारी को तो आराम से घास फूस जहाँ जहाँ मिलना है मिल जाएगी, आराम जल्दी मिल जाएगी। और मांसाहारी को कहीं ना कहीं कोई भी जानवर को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा दौड़ लगानी पड़ेगी। तो गतिशीलता क्या हो गई, बढ़ गई। जितना ऊपर जाएंगे गतिशीलता बढ़ते जाएगी। ठीक है, जो निचला जो उसमें थर्ड में मांसाहारी, इसको कम गतिशील होना पड़ेगा। शेर को खाना बना पकड़ने के लिए और ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। इसलिए ऊर्जा ह्रास की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे ऊर्जा की मात्रा घटने की दर, ऊर्जा क्षय की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, दर। यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, रेट का मतलब समझते होंगे आप लोग, जो है दर क्या होगी आपकी, बढ़ते जाती है। आई बात समझ में। तो दूसरा स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया। एसियानो जल्दी बताएं, फिर आज की सभा समाप्त करेंगे हम लोग, आज की क्लास समाप्त करेंगे। चलिए समझ में आ गया सभी को। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, कल आगे इसका पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस में सीधा सीधा आ जाएंगे। सिलेबस में पहला टॉपिक है जैव विविधता।
सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। मेंस में पेपर 3 में है सिलेबस, हम लोग कल सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो यदि मेंस की बात करें तो पेपर 3 में है, यस पेपर 3 में। और प्रीलिम्स में सिलेबस में सीधा सीधा लिखा है जैव विविधता, और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से। सबसे पहले ये टॉपिक कवर करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फिर आपका पर्यावरणीय प्रदूषण, और फिर इस तरीके से अन्य ओजोन डिप्लेशन, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इस तरीके से सभी को कवर करेंगे। ये एनवायरमेंट है। उसके बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, तो 2 टॉपिक मैं लूंगा आप लोग का, एनवायरमेंटल इश्यूज पूरा का पूरा और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 2 टॉपिक मेरी जिम्मेदारी में दिया गया है। कंटिन्यूअसली अभी क्लास रहेगी, यदि बीच में कोई मेरी छुट्टी ना हो तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो कल लेते आइएगा। क्वेश्चन जरूर देखिएगा, पिछले साल आए हुए देखते रहना है आप लोग को। चलिए तो बंद किया जाए, यस या नो जल्दी फटाक से बताएं। थैंक यू।